एलियंस के रहस्यों को एक्सप्लोर करने वाले अमेरिका के रॉसवेल जगह पर होने वाले इस रॉसवेल क्रैश के बारे में न जाने ये हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी घटना थी जो कि कई लोगों का कहना है कि ये पब्लिक से छुपाई गई थी। साल था 1947। ये जो साल है ये कुछ खास है। पॉलिटिकल घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यूएफओ साइटिंग यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के मामले में भी ये साल बहुत खास था, क्योंकि इस साल जो लोगों को एलियन साइटिंग दिखती है वो कुछ ज्यादा ही थी। मतलब एलियंस की यूएफओ जगह जगह पर दिखती रहती है, पर बाकी सालों से अलग इस साल में लगभग हर रोज कहीं न कहीं से एलियन साइटिंग की रिपोर्ट आती रही। 1947 के जून से लेकर दिसंबर यानी आखिरी के 6 महीनों में ही 300 से भी ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट की गई, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो। और इन 300 यूएफओ की घटनाओं में से एक घटना है जो आज भी लोगों के दिमाग को खा कर रखी है, वो है द रोजवेल क्रैश। जून 14, 1947 की घटना। इस दिन को कुछ क्रैश हुआ था और लोकेशन था फॉस्टर रैंच, न्यू मैक्सिको। इस घटना के लगभग 20 दिन बाद 4 जुलाई को मैक ब्रेजल नाम का एक लोकल किसान उस क्रैश साइट पे जाता है, उस क्रैश के टूटे हुए पार्ट्स को उठाने। वो पहला व्यक्ति था जिसे पता चला था कि उस जगह पर कुछ तो क्रैश हुआ है। वो जाता है उस साइट पर और वो वहाँ के मलबे को उठाता है। फिर 3 दिन बाद 7 जुलाई को वो तय करता है कि वो इस अजीब से मलबे को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सौंप देगा। वो गया एक ऑफिशियल जॉर्ज विलकॉक्स के पास और उन्हें सब कुछ बताया। गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉर्ज विलकॉक्स फिर ये घटना कर्नल ब्लैंचर्ड को बताया, जो कि यूएस एयरफोर्स के एक मेंबर थे। फिर वो इस बात को अपने ऊपर वाले लोगों को सेंड करते हैं। ये इस बात को जनरल रॉजर को बताते हैं कि 20 दिन पहले रॉसवेल में एक क्रैश हुआ है और अंदर से कुछ अजीब मलबे निकले। फिर जनरल रॉजर जेसी मार्शल नाम के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को कहते हैं कि क्रैश वाले जगह पर जाके इंस्पेक्शन करो कि वहाँ आखिर गिरा क्या है। क्या आप देख पा रहे हो कितनी सीक्रेटली इस घटना की खबर एक ऑफिशियल से दूसरे तक पहुँच रही थी। इससे हमें ये पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं बताई जा रही थी। जेसी मार्शल जो कि क्रैश साइट पर गए, वो कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल रॉजर को भेजते हैं। फिर जनरल रॉजर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो कि पब्लिक में इन्फॉर्मेशन सेंड करते थे, वॉल्टर हॉट, उन्हें कहते हैं कि पब्लिक में ये न्यूज रिलीज कर दो कि हमें एक कोट एंड कोट फ्लाइंग सॉसर मिला है। उसके अगले दिन ही 8 जुलाई को न्यूज़पेपर में खबर छपने लगी कि रॉसवेल आर्मी ने एक फ्लाइंग सॉसर को पाया है। जनरल रॉजर ने फिर जेसी मार्शल को ये बताया कि तुम कुछ मलबे को हमारे ऑफिस में लाओ और हम इंस्पेक्शन करेंगे कि ये आखिर है क्या। उसके बाद उन मलबों को देखने के बाद वो पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन रिलीज किए कि ये सिर्फ एक वेदर बलून था। इस फोटो को न्यूज़पेपर में रिलीज किया गया। फिर उसके अगले दिन 9 जुलाई को न्यूज़पेपर में ये रिलीज किया गया कि उस मलबे में रबर स्ट्रिप्स, टिन फॉइल और छोटे मोटे पेपर्स मिले और ये कहा गया कि ये एक वेदर बलून के बदले और कुछ भी नहीं था। और ये तो एक वेदर बलून था यार। उसके बाद से धीरे धीरे दुनिया इस घटना के बारे में भूल गई। केस खत्म। पर क्या आपको यहाँ कुछ अजीब दिख रहा है? पहले दिन कहा गया कि फ्लाइंग सॉसर मिला और फिर दूसरे दिन फोटो के साथ ये प्रूव किया गया कि वो सिर्फ एक वेदर बलून था। पर उस वेदर बलून वाली न्यूज के साथ दुनिया इस घटना के बारे में भूल गई। पर 1947 के इस घटना के 31 सालों बाद 1978 में यूएफओ रिसर्चर स्टैंटन फ्राइडमैन ने जेसी मार्शल का इंटरव्यू लिया। वही जेसी मार्शल जिनको क्रैश वाली लोकेशन पर पहली बार इंस्पेक्शन के लिए जनरल रॉजर ने भेजा था। 1978 आते आते जेसी मार्शल रिटायर हो चुके थे और उनके इंटरव्यू के एक स्टेटमेंट के चलते ये रोजवेल वाली घटना 31 सालों के शांति के बाद फिर से चर्चा में आने लगी। इंटरव्यू में उन्होंने बातों बातों में ये कह दिया कि द wreckage was definitely not a weather balloon। उन्होंने इंटरव्यू में जो लाइंस कहा वो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा, जब मैंने उन टुकड़ों को उठाया तब मुझे लग रहा था कि मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं। अजीब सी चीज थी वो एक ऐसा प्लास्टिक था जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। मैंने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इनके पूरे इंटरव्यू का थोड़ा सा ही पार्ट था ये। इसका मतलब ये कि जब उस चीज को उन्होंने उठाया तब इनके हाथों में कुछ भी फील नहीं हो रहा था। किसी भी चीज को आप उठाते हो तब आपके हाथ में एक सेंसेशन होता है जो आपको बताता है कि आपने कुछ पकड़ा है। बिल्कुल वही चीज इन्हें फील नहीं हो रही थी, मानो ये कोई एलियन मेटल हो। इन्होंने कहा इट वॉज नॉट एनीथिंग फ्रॉम दिस अर्थ। यहाँ तक इस लाइन का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। मतलब इन्होंने ये बताया कि वो मलबे हमारे धरती का तो लग ही नहीं रहा था। उन्होंने और ये कहा, इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते मुझे सारे मटेरियल्स के बारे में पता था जो कि वेदर बलून और एयरक्राफ्ट में होते हैं, पर धरती के किसी भी चीज में मैंने वैसी चीज कभी नहीं देखा था। इस इंटरव्यू के बाद यूएफओ रिसर्चर फ्राइडमैन का शक और भी बढ़ गया था और उन्होंने और भी बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया जो कि उस घटना से जुड़े हुए थे। और लास्ट में उन्होंने पब्लिकली इस कंक्लूजन को निकाला कि एक बहुत बड़ा कवर अप किया गया था। पब्लिक से इस बात को छुपाई गई थी। ये थ्योरी बनाई गई कि असल में ऑफिशियल लोगों के पास सारी जानकारी थी, जैसे क्रैश साइट की मटेरियल, क्या गिरा था उसकी मटेरियल की जानकारी, शायद एक स्पेस क्राफ्ट और यहाँ तक कि एलियन बॉडीज की भी संभावना है। इसी सब जानकारी को जानने के बाद 2 संभावनाएं बनती है। पहली संभावना जो कि ये कहती है कि वो सच में वेदर बलून के मलबे के बदले और कुछ भी नहीं था, जैसा कि एयरफोर्स ने कहा था। 1994 में यूएस एयरफोर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, पब्लिक से बात छुपाई गई। पर ये कोई एलियन का कवर अप नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का कवर अप था। उस समय 1947 में यूएस एयरफोर्स एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रही थी। इसका नाम था प्रोजेक्ट मॉगुल। इसमें वो लोग एयर बलून में एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाकर हवा में छोड़ देते थे, इससे कहीं भी कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करे तो उन्हें पता चल जाए। ये एक्सप्लेनेशन सुन लिया आपने, बट एक चीज यहाँ देख रहे हो, हाँ मिलिट्री ने कहा कि हाँ कवर अप था, बट एलियंस का नहीं था, बल्कि एक बलून का प्रोजेक्ट था। इसलिए उस समय पब्लिक को नहीं बताया गया और इसलिए हम इतना अजीब एक्ट कर रहे थे। हाँ, बात को छुपाया गया, कवर अप था, पर एलियंस का नहीं था, बलून का था। अरे एलियंस की तरफ मत देखो, बल्कि बलून का कवर अप था। उधर मत देखो, इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? फरवरी 1994 में जनरल अकाउंटिंग ऑफिसर ने एक जांच शुरू किया लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए कि अब गवर्नमेंट हर रिकॉर्ड को देखेगी जो कि रॉसवेल से जुड़े
जुड़ी हुई है। उसके अगले साल 1995 में यूएस एयरफोर्स ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसका नाम था द रॉसवेल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वो मलबे वेदर बलून के ही थे जो कि प्रोजेक्ट मॉड्यूल में इस्तेमाल किया गया था और इसमें एलियंस या स्पेसक्राफ्ट दूर दूर तक कहीं नहीं था। और ये कहा गया कि शुरू में 1947 में जो फ्लाइंग सॉसर की न्यूज छपी थी वो सिर्फ एक ओवर रिएक्शन था। ओवर रिएक्शन का एग्जांपल दूं तो आपका सिर्फ बेड 1 सेकंड के लिए हिला था और आप कह रहे हो कि भूकंप आ गया, वैसा कुछ। इसे ओवर रिएक्शन कहते हैं। 1997 में एयरफोर्स ने एक और रिपोर्ट निकाला और इस रिपोर्ट का नाम था द रॉसवेल रिपोर्ट, केस क्लोज्ड। ये रिपोर्ट में आखिरी जो डाउट थी उसे क्लियर किया गया जो कि था एलियन बॉडीज। 1947 में जब ये घटना हुई तब एक बात फैली थी कि कई एलियन बॉडीज मिली थी। तो 1997 के इस रिपोर्ट में इस बात की भी एक्सप्लेनेशन दी गई। 1950 के समय मिलिट्री हेलो पैराशूट जंपिंग के इफेक्ट को टेस्ट कर रही थी। उस समय इतनी ऊंचाई से जंपिंग नई नई टेक्निक थी। उसके लिए वो डमी बॉडीज यानी प्लास्टिक के बनाए गए बॉडीज को बहुत ऊपर से नीचे गिराया जाता था। मिलिट्री का ये कहना था कि लोग इसी को एलियन बॉडीज समझने लगे। बट ये डमी वाली एक्सपेरिमेंट 1950 में हुई थी, तो रोजवेल वाली घटना तो 3 साल पहले यानी 1947 में हुई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए यूएस एयरफोर्स ने ये कहा कि कुछ साल पहले भी 1-2 एक्सपेरिमेंट्स की गई थी जो कि शुरू के कोई टेस्ट थे जो कि बिल्कुल कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन और ऐसी एक्सप्लेनेशन लगती है जिससे ये फीलिंग आती है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि एलियन बॉडीज गिरी थी वो ये कहते हैं कि एलियन बॉडीज की हाइट 4 फीट तक थी। जो लोग उन बॉडीज को देखने का दावा करते हैं वो इनकी हाइट शॉर्ट हाइट यानी 3 से 4 फीट बताते हैं। और इधर जो प्लास्टिक बॉडीज इस्तेमाल की गई थी पैराशूट के टेस्टिंग के लिए डमी बॉडीज, उसकी साइज हमेशा हर एक बॉडी की 6 फीट से ज्यादा होती थी। और सबसे अजीब बात यह है जो सुन के आपका शक और भी बढ़ जाएगा वो ये है कि जब 1947 की फाइल्स को खोजा गया जिसमें मलबे के बारे में जानकारी रखी गई थी, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उसे खोजा गया, तब ये पता चला कि जनवरी 1947 से लेकर अक्टूबर 1947 तक जितनी भी फाइल्स थी वो सब जला दी गई थी। और एक संदेहजनक फैक्ट ये है कि जिन लोगों ने उन फाइल्स को जलाया था और जिसके अंडर ये काम हुआ था वो लोग कौन थे इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसी के साथ साथ अब संभावना 2 पर आते हैं जो ये कहता है कि सच में इस घटना में एलियंस थे। इस थ्योरी को बताने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सब मैं इंटरव्यू से लेकर बता रहा हूँ, उन लोगों का इंटरव्यू जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनका कोई न कोई कनेक्शन था इस क्रैश के साथ, जैसे वहाँ का किसान जिसकी मैंने बात की और कर्नल ब्लैंचार्ड जो कि क्रैश की इन्फॉर्मेशन को ऊपर भेजे थे। और ऑफिशियल मिलिट्री लोगों के साथ साथ अगर सामान्य लोगों की बात करें तो 600 आम लोग इस घटना को देखे थे जो कि विटनेस होने का दावा करते हैं। थॉमस जे कैरी और डोनाल्ड स्मिथ 2 सबसे बड़े रिसर्चर थे उस समय के। उन दोनों ने एक किताब लिखा था अनमास्किंग द 60 ईयर कवर अप, और ये सारी बातें इन्हीं के बुक के जरिए पब्लिक को पता चला। 5 या 6 लोग अगर एक घटना के विटनेस होते तो हम मान सकते थे कि ये सब पागल है, पर अगर 600 लोग एक ही घटना के बारे में बात कर रहे हैं और एक ही फैक्ट बता रहे हैं तो क्या ये गलत हो सकता है? किसी भी एंगल से नहीं। जब ये क्रैश हुआ था तब की जो सबसे संदेहजनक बात है उसकी बात करते हैं। इस स्टोरी के शुरू में क्या हुआ, ब्रेजल नाम का एक किसान मलबे को ऑफिशियल लोगों को दिया और वहीं उसका काम खत्म। पर ये बात तो ऑफिशियल है, असल में कुछ और ही हुआ था। चलिए पीछे चलते हैं। जब वो लोकल किसान मैक ब्रेजल मलबे को पहली बार गवर्नमेंट के हाथों में सौंपे थे, जब पहली बार जॉर्ज विल्कॉक्स को दिए थे, तब वो उस चीज को इस वर्ड से डिस्क्राइब किए थे, अदर वर्ल्डली, मतलब बाहर की दुनिया का। और वो सबको इसके बारे में बता रहे थे पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था वो मजाक कर रहे हैं। पर उस समय के एक रेडियो आरजे थे जिनका नाम था फ्रैंक जॉयस। उन्होंने इस रॉसवेल के घटना के बारे में ब्रेजल जो कि किसान था उससे बात किया। उसी दिन ये बातचीत हुई जिस दिन ब्रेजल को पहली बार क्रैश साइट मिली थी। तब ब्रेजल ने साफ साफ कह दिया था कि क्रैश साइट में एक यूएफओ उतरा था और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा था कि एलियन बॉडीज भी वहाँ मिले थे। वो इस बातचीत को रेडियो में स्ट्रीम करने वाले थे अगले दिन, पर उन्हें कहीं से फोन कॉल आता है और कहा जाता है कि उस इंटरव्यू को स्ट्रीम मत करो। और उसके बाद ब्रेजल को जब भी क्रैश के बारे में पूछा गया तब वो यूएफओ का जिक्र कभी नहीं किए और ऐसा एक्ट किए जैसे सब कुछ नॉर्मल है। अपने यूएफओ वाले स्टेटमेंट को वो वापस ले लिए। उसके बाद एक अजीब तरह से वो अपने खेती का काम छोड़ दिया और अपने पैसे से न्यू मैक्सिको में अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया और वो शिफ्ट हो गए। बाद में ब्रेजल के बारे में और जानकारी पता करने की कोशिश की गई तो वहाँ के लोगों और ब्रेजल के फैमिली मेंबर्स ने ये कहा कि मिलिट्री ने ब्रेजल को पब्लिक में ये बात करने से मना कर दिया था और विचारकों का ये कहना है कि यही वो कारण है जिसके चलते वो अपने यूएफओ की बात को वापस ले लिए और फिर पब्लिक में उसके बारे में कभी भी बात नहीं की। कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि मिलिट्री ने वहाँ के लोकल लोगों को चुप रहने कहा था। और एक अजीब बात यह है कि जो कर्नल ब्लैंचार्ड थे जो कि क्रैश की जानकारी को पहली बार ऊपर भेजे थे, वो इस घटना के बाद अचानक से छुट्टी पर चल गए, लीव पर चल गए। और उस समय कर्नल ब्लैंचार्ड के ऑफिस में रहने वाले एक स्टाफ जिनका नाम था जॉय ब्रैली, उन्होंने ये कहा कि वो एक्चुअली अपने काम से छुट्टी पर गए थे और वो सिर्फ एक बहाना था। वो असल में छुट्टी पर नहीं बल्कि छुट्टी के बहाने क्रैश वाली लोकेशन पर गए थे, उस जगह का क्लीन अप करवाने, उस जगह को पूरी तरह से साफ करने। सबसे बड़ी संदेहजनक फैक्ट इस फोटो से जुड़ी हुई है। जो वहाँ के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थे जिनका नाम था वाल्टर हॉर्ट, उन्होंने एक सीक्रेट फाइल बनाया था। उनके मौत के बाद वो सीक्रेट फाइल किसी और को मिली थी। उस फाइल में उन्होंने ये लिखा था कि जो फोटो पब्लिक में दिखाई गई थी क्रैश मटेरियल्स की, वो एक्चुअली झूठ था। उसमें लिखा हुआ था कि जो असल में क्रैश मटेरियल्स थे उसे बदल दिया गया था वेदर बलून के पार्ट से और फिर जानबूझकर सेटिंग करके उस फोटो को खींचा गया था। एलियन बॉडीज की बात करूं तो जितने विटनेस हैं सब एक ही तरह की बात करते हैं उन बॉडीज के बारे में, जैसे 4 फीट तक की हाइट और जिनके सर बड़े थे और आंखें बहुत बड़ी थी। मिलिट्री में जो नीचे लेवल के लोग थे उनमें से कुछ ये भी दावा करते हैं कि वो लोग अपने डिपार्टमेंट में एलियन बॉडीज की चर्चा सुने थे और कुछ ऑफिशियल्स तो ये भी कहते हैं कि वो लोग एलियन बॉडीज को खुद देखे। कुछ का नाम लूं तो वो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वाल्टर हॉर्ट, रिटायर्ड जनरल आर्थर एक्सन और टेक सर्जेंट हर्शल ग्राइस। स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो वहाँ के डिपार्टमेंट में एक फ्लाइट इंजीनियर थे जिनका नाम था विलियम एनिस। सालों तक एनिस कहते आ रहे थे कि वो क्रैश सच में वेदर बैलून ही था, बाकी ऊपर लेवल के लोगों की तरह। पर साल 2008
1960 में एनिस ने ये साफ साफ कह डाला पब्लिक में कि वहाँ एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था। उन्होंने ये कहा कि उस स्पेसशिप को मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसमें कोई इंजन नहीं था, और उन्होंने ये भी कहा कि मरने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो स्पेसशिप आखिर उड़ता कैसे था। उस मलबे के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी बहुत सारी बातें सर्कुलेट हुई है। ये बात सर्कुलेटेड है कि 25 ऑफिशियल लोगों ने मेटल को अपनी आंखों से देखा है। उस मेटल के बारे में ये कहा गया कि उसका कोई वेट नहीं था और बहुत पतला था, और वो इतना हार्ड था कि उसको तोड़ना या फिर उस पर स्क्रैच करना या जलाना नामुमकिन था। और दूसरी तरफ एक ऐसा मेटल था जो कि किसी भी शेप में ढल जाता था और फिर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता था। उस मेटल का निकनेम रखा गया मेमोरी मेटल। यूएस एयरफोर्स के सर्जेंट आर्ल फुलफोर्ड ने ये कहा कि जब मैंने उस दूसरे मेटल को उठाया तब मैंने उसको एक बॉल के शेप में मोड़ दिया और फिर 1-2 सेकंड बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। ऐसा मानो कि रियल लाइफ में एनिमेशन चल रही हो। वहाँ के कई ऑफिशियल गवर्नमेंट साइंटिस्ट्स ने ये कहा था कि हम लोग श्योर हैं कि ऐसा कोई मेटल धरती पर नहीं पाया जाता, ये श्योरली दूसरी दुनिया का मेटल। अभी की बात करें तो कोई भी रियल फिजिकल एलियन मटेरियल या उनकी टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं मिली। इनफैक्ट जहाँ पर वो क्रैश हुआ था उस जगह पर 2 बार कई शक करने वाले लोगों की टीम ने खुदाई की, इस उम्मीद से कि वहाँ पर कुछ तो सुराग मिलेगा, पर सिर्फ क्रैश का मार्क ही वहाँ के जमीन में मिला और कुछ भी नहीं मिला। विचारकों, थिंकर्स और थ्योरिस्ट्स के मन में ये सवाल उठता है कि अगर वेदर बलून ही गिरा था तो उस जगह की सफाई इतनी बारीकी से क्यों की गई कि एक भी एलिमेंट, एक भी पीस वहाँ पर नहीं है, ऊपर नहीं है, तो मिट्टी में दबा हुआ भी मिलना चाहिए था, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और ये कैसे संभव हो सकता है कि 600 लोग ऐसी स्पेसशिप और एलियंस के बारे में अपने आप को एक विटनेस कहते हैं, एक ऐसी घटना का विटनेस जो कभी हुआ ही नहीं, जो कभी हुआ ही नहीं। तो शायद कुछ तो हुआ था। एक बात तो श्योर है कि इस घटना की डिबेट और क्वेश्चनिंग लोगों के मन में हमेशा उठती रहेगी। फ्यूचर में इसका असल सच बाहर आ सकता है और शायद आएगा। ये रोजवेल क्रैश का रहस्य आज तक कोई सॉल्व नहीं